हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। इसका पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हम कर चुके हैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। तो डिफरेंस आपको पता लग चुका है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इसी से आगे बढ़ते हैं कि यहाँ से ओरिजिन ऑफ बांग्लादेश कैसे होता है, बांग्लादेश एक कंट्री कैसे बनता है, जो कि एक ईस्टर्न पाकिस्तान पहले कहलाता था। अब कैसे बनता है, क्या अंतर आता है, आज देखते हैं हम इसके अंदर। अब अंतर देखना आप इसके अंदर क्या, सिंपल सा अंतर ये है कि इसकी जो शुरुआत होती है वो हमारी होती है 1970 से इसकी शुरुआत होती है। 1970 में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन होते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन होते हैं बांग्लादेश के अंदर, जिसके अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पर मेजॉरिटी मिलती है और ये ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सारी सीटों पर विजयी रहते हैं इनकी पार्टी। और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम याद रखना, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि शेख मुजीबुर रहमान। तो इनकी जो पार्टी का नाम है, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आवामी लीग है, जिसको इन्होंने क्या किया, ये जीत चुके हैं अच्छा खासा। तो ये देखकर जब ईस्ट पाकिस्तान वालों को अच्छी खासी सीटें मिल जाती हैं तो वेस्ट पाकिस्तान वालों को अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ के जनरल होते हैं जिनका नाम होता है याहिया खान, तो याहिया खान क्या करते हैं, याहिया खान एक इनको अरेस्ट कर लेते हैं। मतलब ये चुनाव जीतते हैं और इनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिंपल सी चीज़ ये होती है कि जो ईस्ट पाकिस्तान वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, वो अपने एक्शन मोड में आ जाते हैं। और एक्शन मोड में क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पहले से चल रही थी। वो प्रॉब्लम्स पहले से क्या थी कि बंगाली जो कल्चर थी उसको दबाया जा रहा था, बंगाली लैंग्वेज को दबाया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था, और उर्दू लैंग्वेज को बोला जा रहा था कि आप उर्दू लैंग्वेज को अपनाएं ईस्टर्न पाकिस्तान के द्वारा। बल्कि जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उनको बंगाली लैंग्वेज ज़्यादा आती थी, अच्छी आती थी, और उर्दू लैंग्वेज उनको नहीं आती थी। वो चाहते थे कि वो बंगाली लैंग्वेज बोलें, बट ऑफिशियल लैंग्वेज जो बना रखी थी वो पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज बना रखी थी, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था। बट अब जो स्टेप ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा लिया गया है जनरल याहिया खान के द्वारा, जनरल याहिया खान ने क्या किया कि शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। अब हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने अरेस्ट किया। तो अरेस्ट करने के बाद क्या होता है, अब इतना सब होता है। तो जब शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है तो कहा जाता है कि वो जो घड़ा था वो भर चुका था। अभी जो घड़ा जब भरा है तो इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर सिंपल सी चीज़ एक हमें ये देखने को मिलेगी कि जो शेख मुजीबुर रहमान के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में मूवमेंट लेकर आते हैं। और मूवमेंट लेकर आते हैं जिसके कारण क्या होता है कि वेस्ट पाकिस्तान वाली कंट्री, वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं, वेस्ट पाकिस्तान वाले आर्मी भेजते हैं और ताकि इन लोगों को सप्रेस किया जा सके। इन लोगों को सप्रेस किया जाता है, और सप्रेस किया जाने के बाद बहुत सारे लोग, ईस्टर्न पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे लोग जब मारे जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम करते हैं कि अब क्या करते हैं कि भाई जो बंगाली जो लोग हैं, आज हम बांग्लादेश जिनको बोला जाता है, वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं इंडिया के अंदर। अब आपको पता है जब कभी भी बहुत सारी कंट्री के लोग बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेट कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी कि भाई इतने लोगों को खिलाना पिलाना ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल हो जाता है। तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो भारत ने बांग्लादेश की प्रॉब्लम समझी, मतलब ईस्ट पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम थी वो समझी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेल्प करी, हेल्प दोनों तरफ, मिलिट्रीली भी हेल्प करी, मतलब उनको सैनिक सहायता भी दी और आर्थिक सहायता भी दी, दोनों सहायता दी है। और उनसे कहा है कि अगर आप अलग होना चाहते हो तो हम आपके लिए युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो होता क्या है कि भारत जब उनकी हेल्प करता है और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए आवाज़ उठ जाती है। जब आज़ाद होने के लिए आवाज़ें उठती हैं तो क्या होता है, 1971 आखिर वो टाइम आ गया। 1971 में वेस्ट पाकिस्तान को हार माननी पड़ती है और ईस्ट पाकिस्तान को अपने हिस्से से अलग करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर एक ओरिजिन होता है। ओरिजिन किसका होता है, यहाँ पर होता है 1971 में ओरिजिन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ बांग्लादेश। और यही वो टाइम है जब क्या होता है, बांग्लादेश एक कंट्री बन जाता है, ठीक है ना, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ओरिजिन ऑफ बांग्लादेश कब हुआ था, 1971। अभी इससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था और अभी क्या बन चुका है, अब ये बांग्लादेश बन चुका है। तो अब हम जो पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में पढ़ लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब बांग्लादेश में क्या होता है कि बांग्लादेश के अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम चलने वाला है कि बांग्लादेश के अंदर अब जो व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान जिनको अरेस्ट किया गया था उनको छोड़ दिया जाता है और आवामी लीग ये अपनी सरकार चलाती है। कब से कब तक ये अपनी सरकार चलाती हैं, 1971 से अपनी सरकार बना लेती हैं बांग्लादेश के अंदर चुनाव जीतकर। और चुनाव जीतने के बाद क्या होता है कि 1975
1975 के अंदर एक जो इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के ऊपर बेस हुआ करता था। डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म और मल्टी पार्टी सिस्टम बांग्लादेश के अंदर हुआ करता था। बट शेख मुजीबुर रहमान, अब यदि किसी भी व्यक्ति के पास जब ज़्यादा पावर आ जाती है तो वो क्या करते हैं, जब व्यक्ति के पास ज़्यादा पावर आ जाती है तो वो अपना एक ही काम करते हैं, क्या कि वो ना अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। 1975 में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, किसके द्वारा, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इनके द्वारा जो मेजर चेंजेस हुए तो उस चेंजेस में क्या हुआ, उस चेंजेस के अंदर एक बड़ा अच्छा सा सिस्टम को देखने को मिला कि भाई सिस्टम में बदलाव ये आया कि उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम को खत्म कर दिया। उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम को खत्म कर दिया। मल्टी पार्टी सिस्टम को खत्म किया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मल्टी पार्टी सिस्टम को खत्म किया और पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी खत्म किया और इसकी जगह प्रेसिडेंशियल रूल लेकर आए। तो मतलब यहाँ पर इन्होंने ये दो बदलाव किए, देखना क्या कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म किया, मल्टी पार्टी सिस्टम को भी खत्म किया और इसकी जगह ये कौन सा रूल लेकर आएंगे, इन्होंने इनकी एक ही पार्टी वन पार्टी सिस्टम लेकर आए। यहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी चलती है जिसका नाम था अवामी लीग, ठीक है ना। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर इन्होंने खत्म कर दिया, प्रेसिडेंशियल रूल लेकर आए हैं। फिर अब इसका कहता है 1975 में जब कुछ भी ज़्यादा हो जाता है, किसी भी व्यक्ति के पास सुप्रीम पावर हो जाती है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलाव करता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, तो सिंपल सी बात है बदलाव यहाँ पर नजर आने हैं। अब बदलाव क्या होता है कि जो सेना होती है, आर्मी होती है, आर्मी क्या करती है, मिलिट्री क्या करती है, मिलिट्री इनको मार देती है। 1975 में ये खत्म हो जाते हैं, 1975 में इनकी डेथ हो जाती है, ये ध्यान रखना। 1975 में इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, 1975 में क्या होता है कि 1975 जब इनकी डेथ हो जाती है फिर उसके बाद एक और मिलिट्री के रूलर आते हैं, क्योंकि मिलिट्री ने इनको मारा था। जब मिलिट्री के रूलर ने इनको मारा था तो फिर तो सिंपल सी बात है कि अब पावर जो आएगी वो मिलिट्री के रूलर के हाथ में आएगी। उनका नाम है शेख जिया उर रहमान। तो शेख जिया उर रहमान कहाँ पर है हमारे, ये जिया उर रहमान आ गए हैं। अब जिया उर रहमान के हाथ में पावर है, जब जिया उर रहमान के हाथ में पावर है तो पता है क्या होता है कि ये भी अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये मिलिट्री के अंदर होते हैं। जब ये मिलिट्री के अंदर होते हैं तो ये इनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे मूवमेंट चलते हैं और जब ये अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि लोग डेमोक्रेसी में आ जाते हैं। हाँ, तो देखना अभी तक हम कहाँ तक, शेख जिया उर रहमान ये आ चुके थे, मिलिट्री के रूलर थे। जब ये मिलिट्री के रूलर थे तो पता क्या हुआ, इतना इसमें से एक अंतर ये आता है कि शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया है, जिया उर रहमान आते हैं। जब जिया उर रहमान आते हैं तो एक बदलाव हमको ये देखने को मिलेगा कि तो शेख जिया उर रहमान की बात चल रही थी कि शेख जिया उर रहमान मर चुके थे। शेख जिया उर रहमान अब कब आएंगे, अब मरने वाले हैं यहाँ पर। शेख जिया उर रहमान कब मरने वाले हैं, 1979 में इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब शेख जिया उर रहमान की डेथ हो जाती है तो फिर से मिलिट्री रूल आता है, कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री रूल आएगा बांग्लादेश के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि अब यहाँ से कौन बनता है, अब एक अंकल आते हैं बड़े पावरफुल, इन अंकल का नाम है एच.एम. इरशाद। जब एच.एम. इरशाद नाम के जो अंकल आते हैं ये रूल करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की थोड़ी बहुत छूट देते थे, अच्छी खासी छूट दे देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि 79 में जब ये आ जाते हैं, 79 में आने के बाद और अच्छा खासा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो रूल कर रही होती हैं, पर ये क्या करते हैं कि बहुत सारी जब पार्टी रूल कर रही होती है तो ये थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की छूट दे देते हैं कि हाँ भाई आप जाओ, कोई अपना काम कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम कर रही होती हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर बदलाव क्या आएगा, बदलाव ये आएगा कि जो इन्होंने छूट दी उसके कारण क्या होता है कि आने वाले 10 साल बाद लगभग हमारा 1990 का जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो कि डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या बदलाव होगा, आप देखना एक बदलाव होगा कि 1990 के अंदर एच.एम. इरशाद के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग डेमोक्रेटिक्स की डिमांड करते हैं। जब ये लोग डेमोक्रेसी की डिमांड करते हैं तो डेमोक्रेसी की डिमांड करते समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब डिमांड कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि पूरी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उस डिमांड को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये 1990 के अंदर अपने पद को छोड़ देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि अब यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, अगले चुनाव होते हैं 1 साल बाद 1991, और जिसके कारण क्या होता है इस 1991 में जो चुनाव होते हैं और तब से यहाँ पर अभी तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट काम कर रही है।